नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम न्यूज नाइट में। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राज्य में 7वीं बार सत्ता में लौटकर आई और आज सीएम की कुर्सी पर भूपेंद्र पटेल दोबारा आसीन हो गए हैं। यह तो तय है कि इतनी बड़ी जीत के बाद जनता की अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई होंगी। ऐसे में भूपेंद्र पटेल की सरकार आखिर किन के प्राथमिकताओं की ओर देख रही है और क्या है चुनौतियां, कोशिश करेंगे आज जानने की विशेषज्ञों के साथ। और वहीं कांग्रेस के एक बयानवीर नेता के बिगड़े बोल ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक बयान दे दिया। फिर क्या था? ऐसा लगा कि देश की सियासत में उबाल आ गया हो। एक बार फिर कांग्रेस सवालों के निशानों पर है। पड़ताल करेंगे इस खबर की भी। साथ में होगी दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल ने 16 मंत्रियों के साथ ली गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में हुआ समारोह का आयोजन। पीएम ने नई सरकार को दी बधाई, कहा ऊर्जावान टीम गुजरात की प्रगति को ऊंचाई पर ले जाएगी। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की पीएम मोदी के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मचा सियासी घमासान। प्राथमिकी की गई दर्ज। भाजपा नेताओं ने की बयान की कड़ी निंदा। मध्य प्रदेश पुलिस से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग। पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ दिए थे विवादित बयान। संसद के दोनों सदनों में बिना किसी बाधा के हुआ कामकाज। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक हुआ पारित। लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भारत के विकास पर सभी को होना चाहिए गर्व। एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की नहीं है कोई योजना। मंगलवार को शुरू होगी G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक। बेंगलुरु में भी होगा G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की पहली बैठक का आगाज। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे बड़े सम्मेलनों की मेजबानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत ग्लोबल फोरम और भारत यूएई पर पैनल चर्चा में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को बताया एक महत्वाकांक्षी रिश्ता, कहा यह सिर्फ द्विपक्षीय संभावनाओं तक सीमित नहीं। भारत यूएई संबंधों को ऊंचे स्थान पर रखने की बात दोहराई। श्रीलंका के जाफना और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा 3 साल के अंतराल पर हुई शुरू। सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएगी विमान सेवाएं। यात्रियों ने सरकार के फैसले पर खुशी का किया इजहार। और जम्मू कश्मीर की वुशु एथलीट आयरा चिश्ती ने रचा इतिहास। 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला एथलीट को दी बधाई। इस वक्त की एक बड़ी खबर भारत चीन से जुड़ी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर के दिन भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच आपसी झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसका हमारी सेना के जवानों ने दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। आमने सामने की झड़प में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें भी आई हैं और इस घटना के बाद दोनों पक्ष विवादित स्थल से हट गए हैं और बाद में सेना के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है। गौरतलब है कि एलएसी के कुछ क्षेत्रों पर दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। और बात गुजरात की। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर
भूपेंद्र पटेल ने दोबारा गुजरात की कमान संभाल ली है। सोमवार को गांधीनगर स्थित हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं के ये गुजरात की राजनीति में भाजपा के बेमिसाल दबदबे को दिखाने वाला पल है। चुनावी रण में ऐतिहासिक बहुमत पाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य में भाजपा की ये लगातार 7वीं सरकार है। जब मौका इतना ऐतिहासिक हो तो आयोजन भी वैसा ही भव्य होना था। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके 16 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके के गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य हस्तियां भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ साथ कई पुराने मंत्रियों को भी जगह मिली है। कैबिनेट मंत्रियों में कानू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलू बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बावरिया शामिल हैं। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 6 राज्य मंत्रियों में परषोत्तम सोलंकी, बच्चू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंछेरिया, कुंवर जी हलपति और भीखू सिंह परमार शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुजरात की लगातार दूसरी बार कमान संभालने वाले भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में कई रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल करते हुए 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 156 सीट हासिल की। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में घाटलोडिया से चुनाव लड़े थे और 1,17,000 मतों से जीत हासिल की थी। वो सितंबर 2021 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान जनता से अपील की थी कि वो नरेंद्र यानी उनके नाम दर्ज विधानसभा बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भूपेंद्र को बहुमत दें। गुजरात के मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आह्वान को सच कर दिखाते हुए चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का चयन किया है, जिसमें गौर करें तो दक्षिण गुजरात से 5 चेहरे, सौराष्ट्र का द्वार कहे जाने वाले राजकोट से 2 चेहरे और अगर ध्यान दें तो अरवली, महिसागर, अहमदाबाद के साथ दाहोद और मेहसाणा से एक चेहरे को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, गांधीनगर। तो आखिर इस मंत्रिमंडल और भूपेंद्र पटेल की इस दूसरी पारी के क्या है मायने, हम समझने की कोशिश करेंगे न्यूज नाइट के अगले हिस्से में। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास
में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी से जुड़े वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप्स, 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 1 स्मार्ट टीवी ऐप पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। IT रूल्स 2021 में दी गई आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको ब्लॉक करने का फैसला किया गया। ये प्लेटफॉर्म भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत फैलाने में लगे थे। इस मंच से प्रसारित एक वेब सीरीज भारत में समुदायों के बीच घृणा भी फैला रही थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब मामला भी दर्ज हो चुका है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। वैसे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया अपने तीखे और मुंहफट बयानों के चलते पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये हैं कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, कांग्रेस के बयानवीर नेता, जिन्होंने अन्य लोगों से एक कदम और आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी के लिए जो आपत्तिजनक बयान दिया, उससे देश की सियासत में उबाल आ गया है। विवादित बयान के बाद राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज करा दी गई है। पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना,
उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है। पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। इसी प्रकार के बयान और इसी प्रकार की मानसिकता के कारण कांग्रेस का ये हाल पूरे देश में हो रहा है। मैं इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। भाजपा के नेताओं ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर विवादित बयान देने वाले नेता को गिरफ्तार करने की मांग की है। इससे पहले सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, पी चिदम्बरम सरीखे कांग्रेस नेताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर खुद के लिए मुसीबत पैदा की थी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद के शीतकालीन सत्र की बात करें तो दूसरे सप्ताह के पहले दिन कामकाज बिना किसी गतिरोध के चला। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वहीं लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई और सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सोमवार को राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कर ही नहीं दिया। हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक, 9 साल पहले। हमारी आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,73,000 मेगावाट, 1,73,000 मेगावाट, जो कि 42% है हमारी फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड लागू करने, वाहनों और जहाजों के लिए उत्सर्जन मानक बनाने और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अधिनियम के तहत दंड का निर्णय करने का अधिकार देता है। इससे पहले प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति के चलते सभी जेजे क्लस्टर को अधिग्रहण करके उनका विकास करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि 210 एरिया का सर्वे किया जा चुका है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि हर घर नल योजना की शुरुआत के समय देश में 16.72% परिवारों के नल से जल सुविधा उपलब्ध थी, जो आज 55.27% परिवारों के पास है। सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद पीटी ऊषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। I take this opportunity to congratulate a distinguished member of this august house, Srimati P.T. Usha ji, on becoming the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Srimati P.T. Usha ji, both as president of the Indian Olympic Association and member of this august house, contributes to sustenance of sports friendly ecosystem in the country. Her contributions are bound to be inspiring and motivating. वहीं लोकसभा में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मुद्दे पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमतों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के दौर में अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते। आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। इसके अलावा लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह, विकास सारथी और अनुज यादव के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज 9 के साथ। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy.
funding that catalyzes, funding that inspires, funding that transforms, for sustainability and reliability, for investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और न्यूज नाइट में देखते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी खबरें। G20 भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने यह कहा है कि भारत मुंबई में G20 के विकास कार्य समूह की बैठक में भारत के मानव केंद्रित सतत विकास लक्ष्य की गाथा और नागरिक केंद्रित शासन को साझा करेगा। अमिताभ कांत मुंबई में आयोजित होने वाली कार्य समूह की बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भारत डिजिटल शक्ति और डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन खास होगा। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की मेजबानी में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत में वैश्विक राजनेताओं का ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। शिखर सम्मेलन में 43 वैश्विक नेता, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इससे पहले G20 के अलग अलग समूहों की साल भर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें होंगी। This will be the biggest event held in India because we've had CHOGM, we've had NAM in the past, but they were events for 2 to 3 days in Delhi. This is the first time that you will have G20 which will be spread through the year. There are about 215 events, 215 different meetings in about 56 cities of India. The meetings are being held in every state and every union territory. There's not a single state or a union territory we are leaving. We are covering the entire state and union territory of India. औपचारिक रूप से G20 अध्यक्षता ग्रहण करते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शेरपा प्रतिनिधियों की पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। अब मंगलवार को G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में शुरू होगी। ये बैठक 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। आधिकारिक बैठक से पहले मंगलवार को 2 अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास के लिए डेटा 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका और हरित विकास में पर्यावरण के लिए नए जीवन शैली को शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मुंबई में हो रही 2 दिन की बैठक का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में तेजी लाना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ को प्रमोट करना और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे होगा। इन कार्यक्रमों के बाद ताजमहल पैलेस में प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता कर रहा है जब 2015 में अपनाया गया सतत विकास 2030 एजेंडा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। Our priorities are accelerating progress on achieving the SDG through collective actions here, lifestyle for environment, data for development. And here we'll display the cultural heritage, traditions, craft, dance forms and cuisines of Maharashtra. We will showcase the traditional Maharashtrian dance performances, including modern cinematic heritage. We will introduce the famous street foods of Mumbai. There's a visit to the iconic Gateway of India and a tour of the old Mumbai. उधर मंगलवार से ही G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उपशाखाओं की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हो रही है। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। Now G20 is actually a whole of government approach. There is a finance minister and a central bank governor's track. The first meeting of the finance deputies
and the deputy governors of the Reserve Bank is being held in Bangalore. 3 दिन के इस विचार विमर्श में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नया रूप देना, विकास के लिए वित्त, वैश्विक ऋण अनिश्चितताओं का प्रबंधन, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और उत्पादकता लाभ, जलवायु कार्रवाई वित्त और संधारणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं। फाइनेंस ट्रैक में जो मुद्दे, जो प्रायोरिटीज तय की गई हैं, वो इसी लाइन ऑफ थॉट्स में हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा। मुंबई में मेरे सहयोगी अमृतपाल और कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बैंगलोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज से यूएई में आयोजित हो रहे इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट का उद्घाटन किया। सप्ताह भर चलने वाली फोरम में भारत, यूएई और दुनिया भर के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियां हिस्सा लेंगी। एस जयशंकर ने कहा कि समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं। It is in many ways a very ambitious relationship because it's not limited really by its bilateral possibilities. It's certainly today having a regional impact, but I'm very confident that as we get deeper into the relationship, it will also make itself felt at the global level. और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। उन्होंने कहा विदेशों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भारतीय नागरिक संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। When I look at the return of history and the relationships which will go forward in the coming days, I certainly would rank the India-UAE relationship very high in that. And there are many reasons. I think the two very obvious ones are one, of course, the UAE is today India's third largest trade partner. It is our second largest export market. And the second, that more Indian citizens live in UAE than in any other country abroad. So whether we are talking people or whether we are talking business, this country has a particular salience in our perspectives. वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में खेलों से जुड़ी स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जा रहा है और उसके अंतर्गत आज केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि काशी तमिल संगमम से काशी और तमिलनाडु के बीच कला और साहित्य के आदान प्रदान के साथ साथ खेलों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि आप सब में मैच खेलने के लिए बहुत उत्साह भी है। अधिकतर टीवी पर देखें ने तो येलो टी शर्ट आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की नजर आती है, लेकिन यहां पर यूपी की टीम, यूपी के खिलाड़ी येलो कलर को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि काशी तमिल संगमम में कैसे दोनों टीमों ने एक दूसरे राज्य के खिलाड़ियों का स्वागत भी किया है और भविष्य के लिए भी कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में जैसे खेलकूद में भी काशी तमिल संगमम भविष्य में भी और भव्य होंगे। और ये शुरुआत में आप सबको जुड़ने का अवसर मिला, मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर की वुशु एथलीट आयरा चिश्ती ने इतिहास रच दिया है।
आयरा ने 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आयरा इस प्रतियोगिता में कोई पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला एथलीट हैं। चिश्ती ने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। इससे पहले उन्होंने जॉर्जिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर आयरा चिश्ती को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, आयरा चिश्ती को वुशु विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला एथलीट बनने पर बधाई। इससे पहले उन्होंने जॉर्जिया में आयोजित प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदक जीते हैं। उनकी शानदार उपलब्धि से जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे न्यूज नाइट के साथ। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और अगर फिर से गुजरात की खबर की ओर लौटते हैं। आज गुजरात में नई सरकार ने शपथ ली है। भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दोबारा शपथ ली और साथ में उनकी कैबिनेट ने भी। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष कहता है, गुजरात रिकॉर्ड जीत के बाद भाजपा की नई सरकार। जीत रिकॉर्ड हुई है, यानी जनता की उम्मीदें भी काफी ज्यादा इस सरकार से हैं और इसीलिए बम्पर जीत भी मिली है। अब इसके बाद यह सरकार किस तरफ जाएगी, क्या प्राथमिकता होंगी, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
आइए उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ जापन पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शेखर अय्यर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शेखर जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि रिकॉर्ड जीत हुई है तो निश्चित तौर पर जनता काफी उम्मीदों के साथ इस सरकार की ओर देख रही है। क्या मोटे तौर पर लगता है इस वक्त ये सरकार किन प्राथमिकताओं को सामने रखकर आगे चलने की कोशिश करती हमें दिखेगी? ओम प्रकाश जी, अगर आप इस सरकार की प्रायोरिटीज को देखें, बड़े स्पष्ट रूप में बीजेपी के संकल्प पत्र में पूरा डिटेल में दिया गया है और उसी संकल्प पत्र इस बार बीजेपी के कैंपेन भी बड़ी बात थी। और प्रधानमंत्री जब गुजरात में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने भी एक प्रकार से आह्वान किया था वोटर्स को कि इस चुनाव में जो फैसला वो लेंगे वो गुजरात के आने वाले 25 साल का भविष्य को लेकर है। आगे कौन सी सरकार बनेगी उसको लेकर नहीं है। 25 साल में गुजरात कहां पहुंचेगा, क्योंकि बाकी राज्यों की तुलना में गुजरात काफी क्षेत्रों में विकास की रास्ते पे काफी आगे निकला है, लेकिन कई चीजें ये भी है जिसको आगे निकलना है, आगे कुछ अचीवमेंट करनी है। इसलिए अगर आप देखेंगे उसमें जो मैं संकल्प पत्र की जो याद दिलाता हूं, क्योंकि उसमें जो बेसिक प्रायोरिटी है जॉब क्रिएशन, नौकरियां जॉब क्रिएट करने की, वो भी कैसे होगी। कई सेक्टर्स पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, 10,000 करोड़ से ज्यादा आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे होंगे। और ब्लू इकोनॉमी की जिक्र की गई है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं जो फिशरीज है, हमारी फिशरीज सेक्टर, उसको कैसे हम डेवलप करें, उसको आधुनिक उस पर कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं। तो वो सारे देखेंगे तो उसमें 2 सी फूड पार्क, यानी इतना बड़ा कोस्ट लाइन है गुजरात के लिए, तो अगर सी को हम अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करें, उसकी जो रिसोर्सेज को ये करें, बड़े बड़े फिश फूड को डेवलप करने की, उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करने की बड़ी भूमिका रहेगी। साथ में ये भी डेवलप होगा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि ये कोविड कार्यकाल में कई चीजें सामने आई, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टाइप की जो हेल्थ फैसिलिटीज वहां किया जाएगा, क्योंकि गुजरात में हमेशा पहले भी लोग हमेशा प्राइवेट हेल्थ केयर पे जाते थे, लेकिन कोविड कार्यकाल में एक बड़ा एक चीज महसूस हुआ कि सरकारी साधनों को भी उतनी तैयार रहनी चाहिए, सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, वो भी एक बड़ा प्रायोरिटी है। साथ में अगर आप देखेंगे कई चीजें हैं, खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए जी, सैनिटरी नैपकिन देना, इलेक्ट्रिक ई स्कूटर देना, बाइसिकल देना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे उसमें जो बातें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, वो आइडियोलॉजिकल बातें भी है उसमें जी, बिल्कुल लेकर, बिल्कुल जैसे एक रेडिकलाइजेशन को जो सोसाइटी में आजकल धर्म पे जो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, जी बिल्कुल, का भी जिक्र किया गया। ऐसे कई बातें बड़े स्पष्ट रूप में रखा गया है। ठीक है, ये बताएं जपन जी कि निश्चित तौर पर ये तमाम एजेंडा एक तरह से मोटे तौर पे खाका शेखर अय्यर साहब ने रखा, लेकिन सबसे पहले अगर हम खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनकी बात करें तो निश्चित तौर पर जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक राष्ट्रीय स्तर पे उनकी उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन अब उन पे नजरें होंगी। क्या कुछ बदलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि उस पर जो एक तरह से भाजपा का आला कमान है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, एक तरह से जो उन्होंने भरोसा जताया है, आपको लगता है बतौर मुख्यमंत्री अब हमें एक दूसरे भूपेंद्र पटेल देखने को मिलेंगे? देखिए, भूपेंद्र पटेल की आप अगर पिछली टर्म यानी कि इलेक्शन से पहले की टर्म का भी समय देखें तो काफी अच्छी चीजें उन्होंने की है, जिसके लिए वो काफी तारीफ के हकदार है। और उससे पहले वो औडा में भी थे, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, इससे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो उनका एक लंबा तजुर्बा तो एडमिनिस्ट्रेशन में है। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पे वो नए थे, लेकिन अब जो भारी भरकम जीत गुजरात ने डबल इंजन सरकार को दी है, तो उसमें भूपेंद्र पटेल को भी इसका यश देना पड़ेगा। और जनता ने अप्रूवल एक तरह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। अब 5 साल का आगे का पूरा एजेंडा, जैसे कि कुछ बिंदु मेरे अगले वक्ता ने भी बताए, वो पूरा तैयार है। डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में नरेंद्र भाई है, इतना भारी भरकम एक बहुमत मिला है, जनता भी साथ में है, तो मुझे लगता है कि वैसे आप समझे कि इतनी सारी सीट दी है तो लोगों का भरोसा
उस पर खरे उतरना है तो ये कठिन है। लेकिन सारी ये पूरी आप चीजें देखें कि ऊपर प्रधानमंत्री, उनकी लेगेसी, उनका मार्गदर्शन और नीचे इतना भारी भरकम बहुमत, जनता का सहयोग, तो मुझे नहीं लगता कि ये राह कोई ज्यादा डिफिकल्ट उनके लिए होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि पानी और बिजली ये गुजरात के मुख्य प्रश्न हुआ करते थे। अगर आप 90s और 80s का गुजरात देखें, 1980s और 1990s का, पिछले 20 वर्षों में पानी और बिजली के क्षेत्र में गुजरात ने बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं और अब ये दो सेक्टर में गुजरात कंफर्टेबल स्थिति में है। तो नरेंद्र भाई बार बार अपने वक्तव्य में यही कह रहे थे कि हमने फाउंडेशन बना दिया है, अब आने वाले 25 वर्ष में समृद्ध भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत का, और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गुजरात एक कैटलिस्ट बने, एक अहम इंजन बने, इसके लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये एजेंडा पर अब फाउंडेशन जब क्लियर है तब अब क्वांटम जंप लेना सरकार के लिए एक प्रायोरिटी होगा। आपने कई बातें कही कि जिस तरह से एक आधार तैयार हो गया है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कुछ मुद्दे जो लगातार गुजरात में बने रहे हैं, गुजरात सरकार के लिए लगातार चुनौती रहे हैं। मसलन जिस तरह से उनका जो सार्वजनिक कर्ज है वो लगातार बढ़ता गया है, 3 लाख करोड़ के आसपास अब पहुंच गया है। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके कई पैमानों पर गुजरात पे लगातार निगाहें रही हैं और उस पे भी एक सुधार की बड़ी गुंजाइश दिखती है। इन मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या इस पे हम बेहतर काम होता हुआ देख पाएंगे? ये प्रश्न मेरे लिए है जी, आपके लिए जपन जी। जी देखिए, अगर आप संकल्प पत्र देखिए तो सारी चीजों को एड्रेस किया गया है। जैसे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतरी करनी है तो उसके लिए आपको ग्रामीण गुजरात जो है उसको समृद्ध बनाना होगा। तो एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के कोष का 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके सिवा इरिगेशन का प्रावधान है जो सौनी और हमने जो सफलता पाई है अब उसको और नीचे के स्तर तक ले जाने की बात है। इसमें अगर आप आदिवासी विस्तार देखें तो आदिवासी विस्तार में 8 मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की जोगवाई है। इसमें आदिवासी एरियाज में रेसिडेंशियल स्कूल्स खोलने की जोगवाई है। 20,000 स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन उसकी भी जोगवाई है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे अगर आप देखें तो एम्स के स्तर की गुजरात गवर्नमेंट की 2 हॉस्पिटल खड़ी करने का भी प्रावधान है। 3 मेडिसिटी, सिविल मेडिसिटी खड़ी करने का प्रावधान है। जैसे IIT है तो उसी के स्तर पे GIIT यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की खुद की IIT स्तर की इंस्टीट्यूशन, 3 ऐसी इंस्टीट्यूशन खड़ी करने का भी प्रावधान है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बड़े फंड की फिगर की जोगवाई संकल्प पत्र में की गई है। मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी गुजरात को आगे ले जाएगी। इसमें न्यूट्रिशियस खुराक का भी समावेश है। इसमें जो दूर के एरिया है जैसे आदिवासी विस्तार है तो उसमें एक हाईवे होने की भी बात है। इसमें अगर मछुआरों का इलाका है तो सी फूड पार्क की बात है और पूरा कोस्टल हाईवे की बात है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको आगे देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बिंदु आपके ये जो कर्ज के बारे में उसमें बता दूंगा कि अगर किसी भी राज्य का आप कर्ज देखें तो वो GDP टू डेब्ट आप उसके अनुपात में आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपने कर्ज लिया है और आपका GDP कितना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो गुजरात काफी कंफर्टेबल स्थिति में है। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, 2 मुद्दे जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जब से ये भाजपा के घोषणा पत्र में गुजरात में आए तभी से चर्चा का विषय है। एक तो जिसका जिक्र आपने किया एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की बात, दूसरा गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी और उनकी सिफारिशों को लागू करने की बात। राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा चल रही है इसको लेके। कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, यह एक बार फिर गुजरात इन तमाम मुद्दों को लेकर एक नजीर बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बहुमत है, केंद्र का साथ भी है। बिल्कुल। देखिए, ये जो रेडिकलाइजेशन सेल की क्या जरूरत है, पहली सवाल है इसकी क्या जरूरत है। देखिए, जहां पे विकास हो रही हो, जहां विकास की रफ्तार बहुत तेज हो, वह ये भी जरूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आपको पीस चाहिए। पीस के बिना डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि बार बार ये कोशिश की जा रही है बाहर के ताकतों ने यहाँ पे बार बार भारत पे कैसे विकास के रफ्तार को रोकने के लिए उसमें जितने वो अटकलें डाल सकते हैं उसकी कोशिश हो रही है। हमने देखा कि खास करके केरला में, कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक पे और जितने हमारे कोस्टल स्टेट्स है वहां पे ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार, ये पॉलिटिकल पार्टी ने पहले तय कर लिया
कि ऐसे प्रॉब्लम आने वाले समय में गुजरात में भी सर उठाएगा, क्योंकि ये गुजरात में भी उनकी नजर में है। इसलिए पहले से ही ये कोशिश किया जाए ताकि गुजराती युवा जो है वो कहीं इनके प्रभाव में ना आए, इनके मिसलीड ना हो जाए और अपने भविष्य को भी खराब करे और राज्य का जो विकास हो रहा है उसमें भी ये करे। क्योंकि जो बीजेपी के लक्ष्य है गुजरात में, देखिए इस बार जब सरकार जीत के आई है, 7वीं बार आई है जी, तो आगे जो 25 साल के लिए क्या क्या करना है उसमें हर वर्ग के लोग को विकास पहुंचना चाहिए। जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसके लिए ये जरूरी है कि आप युवा जो है, खास करके जो माइनॉरिटीज के युवा है, वो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके अंदर भी एक विश्वास पैदा करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन का सेल का यही काम होगा। वो नजर रखेंगे, जहाँ कोई प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी लीडर से बात करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, पेरेंट्स से इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमने कर्नाटक में देखा, कई बच्चे जो हैं वो निकल गए, चले गए, इराक चले गए, वहां आईसिस में ज्वाइन। जी शेखर जी कितना भविष्य अपने आप भविष्य ये की बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात। हमारा समय खत्म हो रहा है। एक सवाल मैं जरा जपन जी से ले लूं। जपन जी ये बताएं कि 156 में से 155 विधायकों को एक तरह से संभालना होगा, उनको एक तरह से उनकी देखरेख करनी होगी, कोई असंतुष्ट ना हो, सब सरकार के साथ चले। और इन 155 विधायकों में से खासकर 2 नामों का मैं जिक्र करूंगा, चाहे वो अल्पेश ठाकोर हों या हार्दिक पटेल। आपको लगता है ये कितना इतनी बड़े संख्या में जो विधायक हैं उनको संभालना, उसको एक लक्ष्य की तरफ प्रेरित करना आसान या मुश्किल रहने वाला है भूपेंद्र पटेल साहब के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार 5 साल पहले भाजपा के सिर्फ 99 एमएलए चुने गए थे और अगर 5-6 एमएलए इधर उधर हो जाते तो सरकार गिर जाती। लेकिन गुजरात एक स्टेबिलिटी पसंद राज्य है, यहाँ की प्रजा स्टेबिलिटी के लिए वोट दिया है। एक कारण ये भी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लीडरशिप। और इस बात का पूरा जवाबदारी हर एक एमएलए को मालूम है। और अगर 99 में 5 साल तक सरकार को कुछ नहीं हुआ, हमने कभी एहसास भी नहीं किया, 1 मिनट के लिए कभी ऐसा डर भी नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमें लगा हो कि अरे ये 99 का है तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब तो 156 है, तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये आंतरिक असंतोष के बारे में क्या कहेंगे? लग रहा था कि हार्दिक पटेल शायद मंत्री बनेंगे, बने नहीं। नहीं, हार्दिक पटेल की भी इच्छा नहीं है मंत्री बनने की। अभी हमारी उनसे बात होती रहती है, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सारे एमएलए से। वो जो उनको जवाबदारी मिली है उससे अभी तो खुश है। हार्दिक पटेल पहली बार एमएलए बने हैं, तो वो अभी इससे ही काफी रोमांचित है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जपन पाठक साहब आपका और शेखर अय्यर साहब आपका। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज नाइट के साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास
में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। देश में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट का सिलसिला तेजी से जारी है। नवंबर में इसमें काफी कमी आई और ये 5.88% पर आ गई। यह पिछले 11 महीने का सबसे निचला स्तर है। ध्यान रहे कि अक्टूबर 2022 में यह 6.77% थी। और श्रीलंका के जाफना और चेन्नई के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा आज फिर से शुरू हो गई। चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएगी। ये सेवाएं सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दोपहर 1:15 से संचालित होंगी और 3 साल के अंतराल के बाद उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हुई हैं। और इसी के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन आपको हम छोड़े जा रहे हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से हवाई अड्डे के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ ही यात्रियों की सहूलियत पर ध्यान देने पर जोर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। कोर्ट नंबर 1 में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 34 हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई रद्द करने की सिसोदिया की अर्जी को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को सोमवार को जमानत दे दी। अदालत ने अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। देशमुख को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते FIR का सामना कर रहे सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भदौरिया के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के सामने अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुलने पर जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई करेंगे।